नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में उपचुनाव के कारण चुनावी माहौल बना हुआ है। इस चुनावी माहौल में कई नेताओं की साख दांव पे लगी हुई है। अगर वो इस चुनाव में अपने उम्मीदवार या खुद नहीं जीत पाए तो मानो उनकी राजनीति खत्म होने की नौबत आ सकती है। अपनी साख को बचाने के लिए नेता एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। किसी भी हालत में चुनाव नहीं हारना चाहते हैं, किसी भी हालत में इस चुनाव को जीतना चाहते हैं, जो इस प्रकार है। हम सबसे पहले बात करें खींवसर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का दबदबा हमेशा से ही देखने को मिलता आया है। ये हनुमान बेनीवाल की परंपरागत सीट रही है। यहाँ से हनुमान बेनीवाल 4 बार के विधायक भी रहे हैं और इस बार भी वो सांसद बनने की वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा है, जबकि हनुमान बेनीवाल खुद 4 बार विधायक रह चुके हैं। एक बार हनुमान बेनीवाल का भाई नारायण बेनीवाल भी यहाँ से चुनाव जीत चुका है, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल को हार का डर सता रहा था, इसलिए अपने भाई का टिकट काटकर हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को टिकट दिया है। जब खींवसर की सीट पर अस्तित्व का डर सताने लगा तो हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को ही मैदान में उतार दिया। पिछले उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल को मैदान में उतारा था, वो जीत भी गए थे, और इस बार कनिका बेनीवाल को मैदान में उतार दिया है बेनीवाल ने। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार रेवंत राम दागा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल से 2059 वोटों से हार गए थे। वहीं कांग्रेस ने डीआईजी सवाई सिंह चौधरी की पत्नी रतन चौधरी को टिकट दिया है। वैसे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर रतन चौधरी के नाम की सहमति तो नहीं बनी, लेकिन आरएलपी से गठबंधन टूटने से और कांग्रेस के पास कोई एक्टिव जीता उम्मीदवार नहीं होने की वजह से रतन चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि जीता उम्मीदवार तो नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल को ले डूब सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में रेवंत राम दागा हनुमान बेनीवाल से मात्र 2059 वोटों से ही हारे थे, लेकिन अब रेवंत राम दागा के सामने हनुमान बेनीवाल नहीं है, हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, तो रेवंत राम दागा यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर आरएलपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है। भले ही रतन चौधरी इस चुनाव को नहीं जीते, लेकिन हनुमान बेनीवाल को भी साथ ले डूब सकती है। हनुमान बेनीवाल की ये परंपरागत सीट है। हनुमान बेनीवाल इस सीट को कभी नहीं गंवाना चाहता है, और हनुमान बेनीवाल हर तरह का यहाँ पर प्रयास भी कर रहा है। अपनी पत्नी को इसीलिए टिकट दिया कि लोग हनुमान बेनीवाल समझकर उसको समर्थन दे दे। अगर यहाँ से हनुमान बेनीवाल हार जाते हैं तो हनुमान बेनीवाल की यह सीट अपने हाथों से चली जाएगी और आरएलपी का जो अस्तित्व है वो खतरे में डल जाएगा। आरएलपी का जिस प्रकार राजस्थान प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा और हनुमान बेनीवाल की पार्टी मानो खत्म हो जाएगी इस सीट पर हारने की वजह से। इसके बाद दूसरी सीट है झुंझुनू। यहाँ पर भी ओला परिवार की साख दांव पे लगी है, यानी ब्रजेश सिंह ओला की साख दांव पे लगी है। ब्रजेश सिंह ओला का दबदबा यहाँ पर लंबे समय से रहा है। कहा जाता है कि झुंझुनू में तो ओला परिवार का ही दबदबा है। कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताते हुए ओला परिवार को ही मौका दिया। ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी मैदान में उतर चुकी है और ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ओला परिवार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस चुनाव में राजेंद्र गुडा ने भी अपना निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र बाबू को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बबलू चौधरी को मैदान में उतारा था। इस बार बबलू चौधरी को टिकट नहीं मिलने से बबलू चौधरी नाराज भी हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बबलू चौधरी को मना लिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन ओला परिवार के सामने राजेंद्र गुडा बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। यहाँ पर ओला परिवार का हमेशा से ही दबदबा देखने को मिलता आया है, लेकिन जिस प्रकार राजेंद्र गुडा ने अपना नामांकन वहां से दाखिल किया है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई है। वो वोट काटेंगे तो ओला परिवार के ही, यानी कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के ही। अगर ब्रजेंद्र सिंह ओला अपने बेटे को यहाँ से चुनाव नहीं जीता पाते हैं और ओला परिवार की जो ये परंपरागत सीट है जो ओला परिवार के हाथों से चले जाएगी, तो ब्रजेंद्र सिंह का जो दबदबा है पार्टी में वो कहीं ना कहीं कम होगा। उनकी जो राजनीति में पकड़ है वो भी कहीं ना कहीं कम होगी अगर ऐसा
हो जाता है। वहीं दौसा की बात करें तो यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा की साख दांव पे लगी हुई है। भले ही किरोड़ीलाल मीणा का नाम प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अगर अपने भाई जगमोहन मीणा को इस चुनाव में नहीं जिता पाते तो उनका जो नाम है, उनकी जो इज्जत है वो कम होगी, क्योंकि उनके कहने पर ही उनके भाई को उम्मीदवार बनाया है। अगर वो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में किरोड़ीलाल मीणा नहीं डाल पाते हैं तो अपना अस्तित्व खो देंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने डीडी बेरवा को यहाँ पर मैदान में उतारा है। डीडी बेरवा जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए और ये सचिन पायलट के गुट के भी नेता बताए जाता है, तो कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा पर ये भारी पड़ने वाले हैं। और कल सचिन पायलट ने दौसा में जनसभा भी कर ली है। इससे किरोड़ीलाल मीणा के रास्ते में मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। जिस प्रकार डीडी बेरवा ये कहते हुए भी दिखे थे कि हमारा एक ही स्टार है, वो है सचिन पायलट, वो एक बार आएंगे सबको बराबर करके चले जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो किरोड़ीलाल मीणा की राजनीति मानो खत्म हो जाएगी, उनका जो वजूद है वो हमेशा के लिए वहां से खत्म हो सकता है। इसके बाद हम अगर बात करें 84 विधानसभा सीट की, यहाँ पर राजकुमार रोत की साख दांव पे लगी हुई है, क्योंकि राजकुमार रोत 84 के दम पे ही अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। 84 के दम पे ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। अगर वो सीधी ही राजकुमार रोत के हाथ से अगर चली जाएगी तो मानो राजकुमार रोत की पार्टी पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। भले ही राजकुमार रोत की पार्टी प्रदेश में एक तीसरे मोर्चे के रूप में खड़ी होने जा रही है, जल्दी विकास कर रही है, जल्दी प्रगति कर रही है, सभी इस पार्टी को भविष्य की पार्टी देख रही है। लेकिन अगर राजकुमार रोत ने उम्मीदवार अनिल कटार को यहाँ से नहीं जिताते तो राजकुमार रोत की जो साख है वो खत्म हो जाएगी। राजकुमार रोत की जो इज्जत है, जो पॉलिटिक्स में जो नाम है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इसलिए राजकुमार रोत को भी यह सीट जितानी बहुत ही जरूरी है और इस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी नए नए प्लान तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कड़ी टक्कर होने वाली है। यहाँ पर राजकुमार रोत अपनी इज्जत को बचाने के लिए एडी से लेकर चोटी तक जोर लगा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं देवली उनियारा। यहाँ पर नरेश मीणा की इज्जत साख दांव पे लगी हुई है। नरेश मीणा कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा अगर यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाते तो अपनी फसल को नहीं बचा पाएंगे। शॉर्टकट में यह कहे तो अपनी राजनीति को गवा देंगे, अपना जो नाम है राजनीति में वो खत्म कर देंगे, क्योंकि वो कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी शायद अब इनको पार्टी में नहीं ले। अगर ये चुनाव हार जाते तो कांग्रेस में वापस आने से इनको कोई फायदा नहीं होगा, पार्टी में इनको तवज्जो नहीं दी जाएगी। अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो पार्टी इनको निमंत्रण भेजेगी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अगर ये चुनाव हार जाते तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और नरेश मीणा भी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है, जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं टिकट नहीं मिलने की वजह से, या फिर राजेंद्र गुर्जर को टिकट देने से नाराज चल रहे हैं, उनको अपने साथ आने के लिए निमंत्रण भेज रहे हैं। उन्होंने विजय बेसला को भी ये निमंत्रण भेज डाला कि आप हमारे साथ आ जाओ, हमारा नेतृत्व करो, हम राजस्थान में एक तीसरे मोर्चे के रूप में खड़े होंगे, राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएंगे। और कांग्रेस के भी जो नाराज है, जो बड़े नेता है जिनका वहां पर नाम है, उनको भी अपने साथ में आने के लिए निमंत्रण लगातार नरेश मीणा भेज रहे हैं। यानी कि हम सीधे तौर पर कहें तो वो एडी से लेकर चोटी तक जोर लगा रहे हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। तो साथियों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये नेता अपनी इज्जत को, अपनी साख को बचा पाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।